हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर चैनल। प्रीवियस क्लास में फार्माकोलॉजी का फार्माकोकाइनेटिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इट मीन्स उसमें हम लोग एडीएमई वाला जो पोर्शन था, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा हम लोग एब्जॉर्प्शन के बाद बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा हम लोग एक्सक्रीशन के बाद क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इट मींस फार्माकोलॉजी में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले पार्ट में कि फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए हम टोटल 2 सेगमेंट में सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल मींस क्लियर हो गया, उसमें हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग फार्माकोडायनामिक्स मींस में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि फार्माकोडायनामिक्स का सिंपल मींस मैंने आपको क्या बताया था। तो फार्माकोडायनामिक्स का मतलब मैंने बताया था कि व्हाट द ड्रग डज विथ बॉडी, यानी हमने अगर कोई मेडिसिन को लिया है, हमने कोई ड्रग्स को अगर अपनी बॉडी में लिया है, तो वो मेडिसिन अब बॉडी के साथ क्या करने वाली है, वो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहां पर आता है स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें फार्माकोडायनामिक्स में डिस्कस करना होता है। और मैंने बताया था कि फार्माकोडायनामिक्स यानी ड्रग को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ड्रग के पास क्या होता है, पावर होता है, यानी उनके पास वो पोटेंसी है कि किसी भी पेन को वो हील कर सकता है, कोई डिसऑर्डर है उसको ट्रीट कर सकता है, कोई डिजीज है उसको क्योर कर सकता है। इट मींस इस पर्पस, यानी एक हमारा पर्पस है, वो पर्पस फुलफिल करता है मेडिसिन और ड्रग, इसलिए हम ड्रग्स को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो ड्रग हमारी बॉडी में जाकर के क्या करेगी, तो नो डाउट ड्रग हमारी बॉडी के अंदर में जाकर के एक ही काम करेगी, वो अपना एक्शन शो करेगी। एक्शन शो करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एक्शन शो करने का मतलब है कि ड्रग जिस भी पर्पस के लिए, यानी उसको टीबी डिसऑर्डर ठीक करना है तो टीबी का डिसऑर्डर ठीक करेगा, कैंसर ठीक करना है, कैंसर के लिए यूज हो रहा है तो कैंसर ठीक करेगा, यानी जिस भी डिसऑर्डर और डिजीज के लिए ड्रग को हम यूज कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर और डिजीज को वो क्या करेगा, क्योर करेगा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट किसका है, ड्रग का है, और यही काम है ड्रग का, जिसके लिए हम मेडिसिन को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ड्रग्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट मीन्स अब आते हैं चैप्टर 1 का लगभग ये एक्सक्रीशन तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है ना, यहां तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शंस, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, बचा हुआ है। यानी कि अब हम लोग आते हैं चैप्टर 1 में, फार्माकोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब फार्माकोडायनामिक्स, अब फार्माकोडायनामिक्स मींस देखिए, फार्माको मींस क्या होता है स्टूडेंट, तो ड्रग, एंड डायनेमिक्स मींस होता है पावर। ऑब्वियस मैंने बताया ना कि डायनेमिक्स का मतलब पावर होता है और काइनेटिक्स मींस क्या होता है, मूवमेंट। तो व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनामिक्स। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, तो ड्रग हमारी बॉडी में आकर के बॉडी के अंदर वो अपनी पावर को जनरेट करेगी, पावर को शो करेगी, यानी जिस भी पर्पस के लिए हम ड्रग को यूज कर रहे हैं वो पर्पस क्या करके देगी, फुलफिल करके देगी। यही फार्माकोडायनामिक्स है। अब देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर क्या है जी, तो ड्रग को हमने एडमिनिस्टर्ड किया, यहां पर हमने ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्टर्ड किया फार्मास्यूटिकल फेज में। ड्रग बॉडी के अंदर गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, डोजेज फॉर्म और डिजॉल्व हुआ। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि ड्रग के पास दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिसिटी भी होनी चाहिए और ड्रग के पास लिपिड सॉल्युबिलिटी यानी कि लिपोफिलिसिटी भी होनी चाहिए। हाइड्रोफिलिसिटी ड्रग के डिसइंटीग्रेशन के लिए और डिसोल्यूशन के लिए, यानी जैसे मान लो ये एक टैबलेट है जी, कंप्रेस्ड फॉर्म में है, अब ये बॉडी में जाकर के ऐसे ही नहीं रहेगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, इसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ तो किसी मीडियम में ये क्या होगा, डिजॉल्व होगा, बिल्कुल फाइन सॉल्यूशंस के फॉर्म में ये क्या होगा, डिजॉल्व होगा, दैट इज डिजोल्यूशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन। तो यहां पर क्या होता है, ड्रग को सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होना होता है, उसके बाद डिजॉल्व होना होता है। इट मींस इसके लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हाइड्रोफिलिसिटी ड्रग के पास होनी चाहिए। अब ड्रग कहां पर गया, तो ड्रग अब गया एब्जॉर्प्शन, यानी ड्रग जो है डिसइंटीग्रेट होने के बाद, डिजॉल्व होने के बाद ड्रग कहां पे चला गया, एब्जॉर्प्शन में चला गया। एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ड्रग कहां पे चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो सकता है ड्रग अपना एक्शन देने। देखो ये सारी चीजें, ये जो हम देख रहे हैं, ये फार्माकोकाइनेटिक्स है। ये आपका क्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है फार्माकोकाइनेटिक्स, शायद आपको नहीं दिख रहा है, या एक्चुअली क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है।
ठीक है, क्या है? तो हमने एब्जॉर्प्शन किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्रग हो सकता है एक्यूमुलेट हो, टारगेट ऑर्गन पे जाए और फिर वापस के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए आए, या तो फिर से मेटाबॉलिज्म में आए, यही होगा। तो यहां पर जो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, यहां पर आपको दिख रहा होगा ना, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग चला गया। तो यहां पर ये सारी चीजें फार्माकोकाइनेटिक्स का है। अब एक्टिव साइट पे यानी टारगेट साइट, टारगेट ऑर्गन में ड्रग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और ड्रग टारगेट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जाकर के क्या करेगा स्टूडेंट? तो यहां से भाई ड्रग वहां पर जाकर के अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। यानी जिस भी पर्पस के लिए आप ड्रग को यूज कर रहे हो वो पर्पस क्या करके देगा? फुलफिल करके देगा। और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में दोनों चीजें मिलेगी, या तो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स यानी थेरेपी करके देगा, या तो कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करेगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा, या तो ड्रग क्या करेगा? तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी क्या करेगा स्टूडेंट? शो करेगा। दोनों मीनिंग यहां पर निकल सकता है। क्लियर हो गया? तो यानी कि ये जो पोर्शन है, यानी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्टिव साइट में आना, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करना, थेराप्यूटिक्स या तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करना, दिस इज द पार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। ये पार्ट किसका है? फार्माकोडायनेमिक्स। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है स्टूडेंट? तो यहां पर आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलते हैं, टारगेट ऑर्गन पे ड्रग जाकर के अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट शो करता है, या कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट क्या करते हैं? शो करते हैं। तो ये बेसिकली दो पार्ट में इस सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब देखिए क्या है फार्माकोडायनेमिक्स का सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इज अ स्टडी डीलिंग विद इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। यानी बॉडी में ड्रग का क्या इफेक्ट है, बेसिकली इसको डील करना एक्चुअली क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स है। नो डाउट आपको ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या है भाई? तो बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे, बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में या केमिकली ड्रग का क्या इफेक्ट है उसको पढ़ना। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस होता है, यानी वर्क अगर कोई वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं वो भी इसमें आता है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग किस मैकेनिज्म्स के थ्रू, यानी किस रिसेप्टर के थ्रू या एंजाइम्स के थ्रू या केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू या फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू या कुछ भी ऐसी चीजें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने के थ्रू, जैसे भी वो अपना एक्शन शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कि इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ड्रग ने अपना क्या किया है? एक्शन शो किया है। इसके अलावा एडवर्स ड्रग इफेक्ट, यानी ड्रग एडवर्स इफेक्ट ड्रग का क्या है? वो हो गया। इसके अलावा इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। यहां पे देखिए लास्ट स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है ना, यानी व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, ये एस्पेक्ट भी यहीं पर आएगा। कहां पर? फार्माकोडायनेमिक्स में। तो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स में हम बायोकेमिकल इफेक्ट देखते हैं ड्रग का, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं और एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। बेसिकली यही इन्हीं सारी चीजों को हम क्या करते हैं स्टूडेंट? डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंडर में। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, हाँ, ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरैक्टिंग विद द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन। यानी ड्रग हमारी बॉडीज के अंदर में आता है, एंटर करता है, तो हमारी बॉडीज के टिश्यूज, हमारी बॉडीज के ऑर्गन के साथ इंटरैक्ट करता है। यानी अगर ब्रेन में एक्शन देना है तो ब्रेन ऑर्गन के साथ इंटरैक्ट करेगा, अगर लंग्स पे काम करना है तो लंग्स ऑर्गन के साथ इंटरैक्ट करेगा, यानी अगर जीआईटी वाले रीजन में उसको वर्क करना है, फंक्शन शो करना है, मैकेनिज्म शो करना है या एक्शन शो करना है तो वहां पर जाकर के इंटरैक्ट करेगा। इट मींस फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग तब शो करेगा, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ड्रग का तब मिलेगा जब ड्रग हमारी बॉडीज के पार्टिकुलर ऑर्गन्स के साथ जाकर के क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। अब वहीं पर वहां पे दे रहा है कि ऑर्गन के साथ जब ड्रग इंटरैक्ट करेगा, यानी व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा? तो बॉडी के साथ ड्रग सबसे पहले इंटरैक्ट होगा और इंटरैक्ट होने के बाद क्या करेगा? यानी मानकर चलो अगर उन्होंने हमारे ब्रेन के साथ इंटरैक्ट किया, हमने एक मेडिसिन खाया और वो मेडिसिन जाकर के इंटरैक्ट किसके साथ कर रहा है? तो मेडिसिन इंटरैक्ट कर रहा है आपके ब्रेन के साथ। इन केस कि अगर वो ब्रेन के साथ क्या कर रहा है? मेडिसिन इंटरैक्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ड्रग जो है स्टूडेंट या तो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट का मतलब पोटेंसी जनरेट करके देगा, या तो उसको इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको क्या करेगा? सप्रेस करेगा। यही चीजें मिलेगी ना। तो देखिए क्या इंटरेक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा? तो या तो ड्रग क्या करेगा? स्टिमुलेशन, यानी किसी भी ऑर्गन, जैसे मानकर चलो उसने स्टमक में गया और स्टमक में लेंटी सेल्स के साथ जाकर के बाइंड किया और लेंटी सेल में जाकर के क्या किया? HCl के सिक्रेशन को बढ़ा दिया।
इन केस कि उन्होंने एक ग्लैंड के साथ इंटरेक्ट हुआ और सिक्रीशन को बढ़ा दिया। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, उसमें ड्रग जाकर के एंटर किया और इंसुलिन की सिंथेसिस को बढ़ा दिया। इट मींस उसने उस पैनक्रियाज के जो बीटा रिसेप्टर है जो आगे जाकर के इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस बीटा रिसेप्टर को जाकर के क्या कर दिया, या बीटा सेल को जाकर के एक्चुअली क्या कर दिया, उसने स्टिमुलेट कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंसुलिन बाहर रिलीज हो। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया जी, अब इसे मानकर चलो मुझे क्या हो रखा है, इनहिबिटरी डिसऑर्डर, हमारी बॉडी के अंदर में इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो रही। इन केस कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो रही, हमने मेडिसिन लिया, मेडिसिन पैनक्रियाज पे गया और पैनक्रियाज के बीटा सेल पे जाकर के बाइंड किया और वहां पर क्या कर दिया, इंसुलिन की सिंथेसिस को बढ़ा दिया। तो बताइए ड्रग ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो किया, तो पैनक्रियाज के साथ इंटरेक्ट किया और उसको स्टिमुलेट कर दिया कि भैया ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करो। क्लियर ना। तो यहां पर हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई व्हाट द ड्रग डज विद बॉडी, यानी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। तो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर में जाती है तो ड्रग क्या करती है, तो ड्रग हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उसको स्टिमुलेट करती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिलीज कीजिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो भाई इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे एड्रीनलिन स्टिमुलेट हार्ट, यानी एड्रीनलिन जो होते हैं जी, तो एड्रीनलिन का अपना रिसेप्टर होता है, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, मैं आपको बताऊंगा। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है वो हार्ट में होता है, बीटा का भी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रिसेप्टर वाले कॉन्सेप्ट में, आपको क्लियर करूंगा। रिसेप्टर या तो रिसेप्टर भी इसको हम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों कर सकते हो, रिसेप्टर भी कर सकते हो और रिसेप्टर भी कर सकते हो। तो रिसेप्टर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हो सकता है किन्हीं को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो। रिसेप्टर है ना स्टूडेंट, रिसेप्टर, इसको रिसेप्टर भी कहते हैं या तो मैं रिसेप्टर बोलता हूं। क्लियर। तो रिसेप्टर और रिसेप्टर दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि वो पार्टिकुलर यानी बीटा 2 रिसेप्टर कहां पे है, तो हार्ट में, और जैसे ही एड्रीनलिन रिलीज होता है तो बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होकर के हार्ट रेट को बढ़ा दिया। तो बताइए यहां पर कौन सा इफेक्ट मिला, तो हार्ट को स्टिमुलेट किया गया। हार्ट को बेसिकली क्या किया गया स्टूडेंट, तो हार्ट को बेसिकली यहां पर स्टिमुलेट किया गया एड्रीनलिन के थ्रू। तो एड्रीनलिन ने क्या किया, एड्रीनलिन ने कुछ नहीं किया, हमारे हार्ट के ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट किया और जाकर के उसको स्टिमुलेट कर दिया। तो यहाँ पे ड्रग ने क्या किया भाई, तो ड्रग जो होंगे वो यहाँ पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो कर दिए, यानी इन्होंने आकर के स्टिमुलेट कर दिए चीजों को। पहला तो ये समझ में आया। सेकंड क्या होता है, डिप्रेशन, यानी इनहिबिट करना। ड्रग हमारी बॉडी में अगर मान के चलो ज्यादा होने के कारण, जैसे मान के चलो मुझे हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा। तो हम अब कौन सा ड्रग खाएंगे जो हार्ट रेट को कम करे, कौन सा मेडिसिन लेंगे जो हार्ट रेट को क्या करे, कम करे। तो हमारी बीमारी जो हाई बीपी की है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यानी अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है, हमें समझना अच्छे से कॉन्सेप्ट को। पूरी फार्माकोलॉजी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने क्या बताया कि अगर फार्माकोडायनेमिक्स इन केस इट मींस अगर मान के चलो हमें हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है स्टूडेंट, अब हाई ब्लड प्रेशर यानी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी हमारी बढ़ी हुई है, उस केस में हम क्या कर दिए, ऐसा ड्रग लिए जो बीपी को कम करे यानी हार्ट रेट को कम करे। तो बताइए यहां पे ड्रग ने हार्ट को स्टिमुलेट किया या इनहिबिट किया, डिप्रेस किया, ऑब्वियस उसने कम किया ना, हार्ट रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी हार्ट रेट यहां पर क्या हो गया, यानी यहां पर मेडिसिन ने अपना काम क्या किया, तो मेडिसिन ने उस ऑर्गन को जाकर के इंटरेक्ट किया और उसको डिप्रेस कर दिया। तो ड्रग केवल स्टिमुलेट नहीं करता है, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में, किस डिसऑर्डर के लिए, किस डिजीज के लिए आप ड्रग को यूज कर रहे हो। तो एक तो मैंने बताया कि या तो ड्रग क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जी, और एक मैंने बताया तो ड्रग क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो डिप्रेस में मैंने क्या है, तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन के साथ ये जाके बाइंड करेगा उस ऑर्गन को क्या करेगा स्टूडेंट, ये डिप्रेस करेगा। एग्जांपल है बार्बिचुरेट डिप्रेस द सीएनएस। बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजिपाम दो सेडेटिव हाइप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग है। सेडेटिव हाइप्नोटिक कैटेगरी का मतलब है वो ड्रग जो नींद लाता हो, जो आपको स्लीपिंग इफेक्ट कॉज करता हो, यानी जिनको नींद नहीं आती है, इट मींस उनका ब्रेन स्टिमुलेट रहता होगा। तो डॉक्टर ने उनको क्या दे दिया, बार्बिचुरेट मेडिसिन, क्या दे दिया, बेंजोडाइजिपाम। हालांकि बार्बिचुरेट दिया नहीं जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट वो गाबा माइमेटिक एक्शन शो करता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो मान लो बार्बिचुरेट या बेंजोडाइजिपाम दिया गया, ठीक है, तो उस केस में वो ड्रग क्या करेगा, तो वो सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, यानी ब्रेन को सुला देगा। ब्रेन सो जाएगा तो इंसान सो जाएगा। आगे समझ में। तो यहां पर ड्रग ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो किया, तो यहां पर ड्रग ने स्टिमुलेट ना करके उसको क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, यानी कि उसको इनहिबिट कर दिया। ये आपका हो गया पॉइंट। सेकंड,
थर्ड क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है थर्ड, तो रिप्लेस कर सकता है। अगर कोई चीज खराब हुई है तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। थर्ड ड्रग क्या होता है, मान के चलो किसी चीज के कारण हमारी बॉडीज के अंदर में कुछ चीजें आ गई है जो हमें हार्म कर रही है, तो उसको क्या करेगा, या हमारे ऑर्गन से हमारे अगेंस्ट होगा, तो उसको क्या करेगा, ड्रग रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर देखिए ड्रग में बी यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, जैसे आयरन इन अनीमिया। यानी मान के चलो हमें अनीमिया हुआ है, बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है अनीमिया डिसऑर्डर, है ना। तो अगर एनीमिया हुआ इट मींस उनके अंदर आयरन की कमी है, तो हमने ड्रग लिया, हमने क्या ले लिया, आयरन की गोली। हमने पेशेंट को क्या दे दिया, आयरन की गोली दे दिया। अब पेशेंट के अंदर में आयरन बनना शुरू हो गया, एनीमिया ठीक हो गया। तो बताइए यहाँ पे ड्रग ने क्या किया, रिप्लेस किया ना। यहाँ पे जो चीज की आपकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करके दे दिया ना उसने। तो यहाँ पे ड्रग ने क्या काम किया, ना ही स्टिमुलेट किया ना ही डिप्रेस किया, ड्रग ने क्या कर दिया, तो ड्रग ने वहां पर क्या कर दिया जी, तो वहां पर रिप्लेस कर दिया। यानी आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट थी वो चीजें आपको मिल गई। क्लियर। तो ड्रग अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है स्टूडेंट, तो अलग अलग वे पर, अलग अलग बेस पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। कभी स्टिमुलेट करके, किसी केस में डिप्रेस करके, अब यहां पर नई केस आ गई रिप्लेस करके। फोर्थ है एंटी अफेक्टिव। ये क्या, एंटी इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन वाला इन्फेक्टिव। ड्रग एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। जैसे मान कर चलो कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया है और वो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और उसने क्या कर दिया, टीबी कॉज कर दिया। इन केस मान के चलो क्या कॉज कर दिया, टीबी कॉज कर दिया। तो अब बताइए क्या होगा, टीबी अगर कॉज कर दिया बैक्टीरिया, तो अब क्या होगा भाई, तो अब हम ऐसा मेडिसिन लेंगे जो उस बैक्टीरिया को मार दे। हम ऐसा मेडिसिन लेंगे जो बैक्टीरिया टीबी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वो मार दे। तो यहां पे ड्रग ने क्या काम किया, एंटी इन्फेक्टिव काम किया, यानी कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क किया। तो यहां पर देखिए एग्जांपल दिया गया है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं जी, तो एंटीबायोटिक्स तो एक ही काम करते हैं ना कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या बैक्टीरियल की लाइफ को इनहिबिट करते हैं, यानी कंप्लीट रूप से किल करते हैं उसको। क्लियर हो गया। तो यहां पे ड्रग ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो किया स्टूडेंट, तो यहां पे ड्रग ने क्या किया, एंटी इन्फेक्टिव एक्शन देकर के क्या किया, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो किया। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक नाम से क्लियर है, साइटो मींस क्या होता है सेल और टॉक्सिक मींस क्या होगा, टॉक्सिसिटी। तो ड्रग डैमेज द सेल, साइटोटॉक्सिक, साइटो मींस होता है सेल, टॉक्सिक मींस क्या हो गया, पॉइजनस, यानी कुछ बैड इफेक्ट होना। तो देखिए कैंसर क्या होता है, हमारी ही सेल होती है, हमारी बॉडी की अपनी सेल होती है, नंबर ऑफ सेल यानी वहां पे प्रोलिफरेशन हो जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फास्ट रेप्लिकेशन और फास्ट सेल डिवीजन, यानी बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे पास एरिया कम रहती है और सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं और वो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर। तो यहां पर जो हम एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं उसमें मैक्सिमम जो ड्रग होंगे वो क्या होंगे, साइटोटॉक्सिक, उस सेल को ही इनहिबिट कर देंगे, उस सेल को ही डैमेज कर देंगे, उस सेल को ही मार देंगे। आ गया समझ में। तो वो सेल अपना ही सेल है जी, वो सेल अपना ही है लेकिन हमारे लिए खतरा हो गया। जैसे देखते हो ना कभी कभी होते हैं कि हमारे ही कंट्री में लोग रहते हैं और हमारे ही कंट्री की बुराई कर रहे हैं, या हमारे ही कंट्री में रह करके यही का खा करके और टेररिस्ट बन गए, आतंकवाद बन गए, या कुछ गलत काम में चले गए, नक्सलाइट में चले गए, कुछ भी ऐसी चीजें मतलब गलत चीज करना शुरू कर दिए जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, अपनी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। तो उसको अंत में क्या करती है, अपनी ही सेना उसको मार देती है, ठोक देती है। ये होता है ना, नॉर्मली यही होता है। यानी अगर आप अपने ही कंट्री के अगेंस्ट चले जाओगे तो अपनी ही कंट्री में आपको गोली खानी पड़ेगी, है ना, यही होता है बेसिकली। तो यहां पर भी वही है, जो कैंसरस सेल होते हैं वो वही होते हैं, हमारे ही बॉडी में रह करके, हमारे ही अन्न को खा करके, हमारी ही सारी चीजें करके हमारे अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, कैंसरस सेल। तो हमारी ही बॉडी उसको क्या करती है, हमने ड्रग लिया और उस ड्रग ने उस सेल को क्या कर दिया, मार दिया। तो यहां पर क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, यानी एंटी कैंसर ड्रग जो है यहां पर क्या किए, तो सेल को इनहिबिट कर दिए। इज दिस क्लियर। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसको मतलब एक समझाने के लिए अपन एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, है ना। इन चीजों को अपन केवल कि हमारे माइंड में आ जाए और हमारा जो एम है, हमारा जो एग्जिट एग्जामिनेशंस क्रैक करने का जो एम है, या डिप्लोमास के जो सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ने का जो एम है वो अपना फुलफिल हो जाए, इसलिए अपन इन सब एग्जाम्पल्स को, जब मैंने टेररिस्ट वगैरह का एग्जाम्पल दिया, नक्सलाइट वगैरह का, ये बस समझने के लिए है ना, इसको सीरियसली अपने को नहीं लेना है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या
क्या है जी, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारी ही इम्यूनिटी, अगर मान के चलो हमारी इम्यूनिटी वीक है, जैसे अभी कोविड में देखने को मिला, कोविड में जिसकी इम्यूनिटी वीक थी तो लोगों ने त्रिफला चूर्ण पता नहीं क्या क्या चीजें खाना शुरू कर दिया ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो कोविड अगर उनको हो भी जाए, यानी वो वायरस उनके अंदर एंटर भी कर जाए तो उनसे वो फाइट कर सके। क्योंकि भाई इम्यून सिस्टम ही जो है, एंटीबॉडी ही वो है जो हमें किसी डिजीज या डिसऑर्डर के अगेंस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इम्यूनिटी में भी मॉडिफिकेशंस लाते हैं बहुत सारे मेडिसिन। तो वैक्सीन एंड सीरा एक्ट एज ए इंप्रूविंग इम्यून सिस्टम, यानी जो हम वैक्सीन यूज करते हैं, जो हम सीरा यूज करते हैं, वो एक्चुअली क्या है, तो ये भी तो इम्यूनिटी को यानी इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं स्टूडेंट, बूस्ट अप करते हैं, है ना। तो यहां पर आपका ये वैक्सीन एंड सीरा वाला एग्जांपल हो जाएगा जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि ये वैक्सीन काम कैसे करते हैं। आपको मालूम है वैक्सीन कैसे वर्क करते हैं? वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, क्या हाँ मालूम है आपको कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं? चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना, कि कैसे काम करते हैं वैक्सीन। देखिए वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल वो वायरस होता है या बैक्टीरिया। जैसे मान के चलो हमें कोविड का वैक्सीन लेना है तो हम आर्टिफिशियल कोविड जैसा एक वायरस डेवलप करते हैं, सिंथेटिक। आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा डेवलप किया गया, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती है, पावर जो होती है, एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं वो कम होती है, यानी उतना वो हार्म नहीं करेगा, उतना आपको डैमेज नहीं करेगा। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे ही हमने वैक्सीन लिए बॉडीज के अंदर में, तो एक तरह से वो वायरस आया है, आर्टिफिशियल वायरस आया, तो हमारी एंटीबॉडी अब उससे लड़ती है, लेकिन वो वायरस जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी एंटीबॉडी उससे डेली फाइट कर करके, जैसे होता है ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, डेली वायरस रिलीज हो रही है बॉडी में, डेली हमारी इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रही है, फाइट कर रही है, फाइट कर रही है, फाइट कर रही है, यानी हमारी एंटीबॉडी अब उससे लड़ने में कैपेबल हो जाएगी। अब इन केस कभी एटमॉस्फेयर से ओरिजिनल वायरस भी आ गया ना, तो हमारी एंटीबॉडी उससे फाइट करके क्या कर लेगी, उसको निपटा देगी, यानी उसको खत्म कर देगी। तो मिला जुला करके क्या है, वैक्सीन हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी अंदर की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। आपने पढ़ा होगा इम्यूनिटी में पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी सेल, टी सेल, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ा होगा जब WBC, या तो अपन पढ़ेंगे आगे HAP वाला पोर्शन में, आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बनती है, यानी जब इनिशियल स्टेज में कोई वायरस आ गया, जब हम बच्चे में रहते हैं, बचपन में रहते हैं, तो वो हमारे अंदर में लाखों हजारों एंटीबॉडी जाते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक ही एंटीबॉडी उसको मारने में कैपेबल होती है, लेकिन बॉडी को पता नहीं होती है कि किस एंटीबॉडी को हम भेजें ताकि वो उसको मार सके। ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट पे आपको लेकर के आ रहा हूं। तो होता क्या है कि हजारों एंटीबॉडी गए और उनमें से एक एंटीबॉडी उस वायरस को मार दिया, इन केस बचपन में, तो अगली बार कभी दोबारा वो वायरस आया तो अगली बार 1000 एंटीबॉडी उसको मारने के लिए नहीं जाएगी, वही एंटीबॉडी जाएगी जो पिछले बार उसको मारी है। यानी बॉडी मेमोरी सेल बना लेती है, बॉडी क्या बना लेती है, मेमोरी सेल बना लेती है, याद रखती है कि ये वाला वायरस आएगा या ये वाला बैक्टीरिया आएगा तो हमें इस वाले एंटीबॉडी को भेजना है, इस वाले सोल्जर को उससे निपटाने के लिए भेजना है। आगे समझ में? तो यहां पर वैक्सीन के केस में भी कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा बहुत उससे अप्लाई होता है कि हमारी एंटीबॉडी अवेयर हो जाती है, मेमोरी डेवलप कर लेती है कि ये बड़ा वायरस आएगा तो हम इस वाले एंटीबॉडी को भेजेंगे और यही एंटीबॉडी उसको निपटाएगा। यही होता है वैक्सीन के साथ और कुछ भी नहीं होता। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बता दिया। अब आते हैं स्टेप्स, साइट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हाँ, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साइट क्या क्या हैं, कहां कहां से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो हो सकते हैं। तो पहला है ड्रग में एक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म इज थ्रू रिसेप्टर। अब हमारी बॉडी में ड्रग कैसे देगा, देखिए जी, मोर देन 95% जो ड्रग है स्टूडेंट, वो किसी ना किसी रिसेप्टर या किसी ना किसी एंजाइम्स के थ्रू एक्शन देता है। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं, तो जस्ट लाइक अ रिसेप्शन, सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को, जस्ट लाइक अ रिसेप्शन काउंटर। आप अपने कॉलेज में पढ़ते होगे तो वहां पर रिसेप्शन होगा, आप किसी रेस्टोरेंट होटल्स में जाते होगे वहां रिसेप्शन होगा, आप अगर किसी कोचिंग में जाते होगे वहां पे आपको रिसेप्शन काउंटर मिलेगा। तो रिसेप्शन काउंटर आपको मिलता है। और मैं आपको बताऊं, ये रिसेप्शन काउंटर का कॉन्सेप्ट अपनी बॉडी से ली गई है। हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास अपना रिसेप्शन काउंटर है, यानी हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास
अपना रिसेप्शन काउंटर है। यानी जैसे हम होटल, मॉल वगैरह या और कहीं दूसरी जगह पर कॉलेजेस, कोचिंग, स्कूल्स वगैरह में देखते हैं कि रिसेप्शन होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी का अपना क्या होता है स्टूडेंट, रिसेप्शन काउंटर होता है। अब काम क्या होता है, तो सपोज दैट ये आपका क्या है, रिसेप्शन, ये सेल है और सेल में ये सपोज दैट कि ये सेल है और सेल का ये क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, चलो मैं फिर से बना देता हूं। सपोज दैट कि ये एक सेल है और सेल में ये क्या है जी, रिसेप्शन है। ये आपका रिसेप्शन है। रिसेप्शन को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, अब रिसेप्शन का काम क्या होता है, तो आप जब कॉलेज गए होगे पहली बार, या कोचिंग कहीं ज्वाइन किए होगे, स्कूल कहीं गए होगे, या कहीं भी गए होगे आप इनकेस, तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे रिसीव किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट, रिसीव किया जाता है। तो यहां पर भी अगर मानकर चलो कोई ड्रग आया जी, तो ड्रग जब यहां पर इस सेल के अंदर जाकर के अपना एक्शन देना शुरू करेगा, तो सबसे पहले ये रिसेप्टर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या किया, रिसीव किया है। ठीक है, रिसीव करने के बाद यानी जैसे आपको रिसीव किया तो आपसे पूछेगा, आपसे इंक्वायरी लेगा कि भैया किस काम के लिए आए हो, या बहन जी आप किस पर्पस के लिए आए हो, ऐसे ही वो पूछेंगे आपसे। फिर आप बोलोगे कि मुझे बी फार्मा या डी फार्मा में एडमिशन लेना है, तो बोलेंगे यहाँ से राइट से लेफ्ट चले जाओ, कुछ भी ऐसी चीजें वो इन्फॉर्मेशन यानी आपको सूचना देंगे। यही करते हैं वो। तो यहां पर भी रिसेप्टर जैसे ही ड्रग को रिसीव करता है या किसी भी सब्सटेंस को वो रिसीव करता है, तो सबसे पहले रिसीव करने के बाद उसको रीड करता है स्टूडेंट। क्या करता है, रीड मतलब उसको जानना चाहता है कि आप किस काम के लिए आए हो। और जैसे उसको पता चल जाता है अच्छा आप इस काम के लिए आते हो, तो फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यानी अब वो आपको रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा ऐसा कर लीजिए, आपको एक्शन मिल जाएगा। यानी यहां पर रिसेप्टर पे RRR की प्रोसेस होती है, जो अभी RRR मूवी रिलीज हुई है। रिसीविंग, रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ये तीनों चीज होती है। ड्रग गया, रिसीव हुआ, रीड हुआ, अंदर गया और ड्रग अपना काम किया, फिर बाहर आ गया। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके थ्रू होगा, रिसेप्टर के थ्रू। 95% ड्रग जो हैं या तो रिसेप्टर के थ्रू या एंजाइम्स के थ्रू। अब एंजाइम का रोल क्या है इसमें भाई, तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड करता है और आगे जाकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट। यानी हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो चीजें चल रही है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो चीजें चल रही है वो किसी ना किसी एंजाइम के थ्रू ही कैटालाइज हो रही है। ये आप मानते हो। यानी हमारी बॉडी में कुछ भी चीजें हो रही है तो कोई ना कोई एंजाइम उसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो उस रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो अब हम उस एंजाइम को ही टारगेट करते हैं। जैसे मानकर चलो रेनिन एक एंजाइम है। क्या है भाई, रेनिन एक एंजाइम है जो अल्फा ग्लोबुलिन को एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। रेनिन एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, और ये एंजियोटेंसिन आगे जाकर के एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन करता है और बीपी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर रेनिन एंजाइम ही क्या बनाया है, एंजियोटेंसिन को। तो अगर हमने रेनिन एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो एंजियोटेंसिन बनेगा क्या, नहीं। यानी अगर मान के चलो घर में खाना पक रहा है गैस सिलेंडर से, हमने गैस ही बंद कर दिया, तो क्या खाना कुक होगा, बनेगा घर में खाना, नहीं बनेगा ना स्टूडेंट। तो यहां पर एंजाइम को हम इसलिए इनहिबिट करते हैं। यानी जो एंजाइम जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो प्रोडक्ट आगे जाकर के अगर कोई बीमारी कॉज कर रहा है, तो उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो प्रोडक्ट ही ना बने, ना प्रोडक्ट बनेगा ना आगे जाकर के बीमारी होगी। तो ड्रग ने कुछ नहीं किया जी, ड्रग ने केवल और केवल उस एंजाइम पे जाकर के बाइंड कर दिया जो एंजाइम इस बीमारी को कॉज करने के लिए या उसके सेकेंडरी में उसके प्रिकर्सर बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको इन्होंने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये काम होता है ड्रग का। या तो देखो मानकर चलो रिसेप्टर पे गया ड्रग, तो या तो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा यानी स्टिमुलेशन इफेक्ट, या तो रिसेप्टर को डिक्रीज कर दिया यानी कि उसको डिप्रेशन इफेक्ट। यानी नींद लानी है तो रिसेप्टर को क्या करेगा, रिसेप्टर पे ड्रग जाकर के बाइंड किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, रीड किया और उसको रिस्पॉन्ड मिला कि भैया आप डाउन हो जाओ, आप नीचे हो जाओ, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, बंदे को नींद ही नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा, रिसेप्टर डाउन हो गया। तो यहां पर क्या कर दिया भाई, तो रिसेप्टर को डाउन कर दिया। इन केस हमें स्टिमुलेटरी यानी कि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही है बीटा सेल से, हमने ड्रग को भेजा, रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड किया और ड्रग ने क्या कर दिया भाई, तो रिसेप्टर को जाकर के इंफॉर्मेशन दिया, भैया आप एक्टिवेट हो जाइए, आपको बीपी बढ़ानी है, आया सॉरी इंसुलिन रिलीज करवानी है, आया समझ में। तो यहां पर मैक्सिमम जो ड्रग है ना बेटा, 95% ड्रग, जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे आने वाले टाइम पर टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप जब देखोगे तो मैक्सिमम जो ड्रग है स्टूडेंट या तो रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन शो करेंगे या तो एंजाइम्स के थ्रू अपना एक्शन शो करेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी थ्रू रिसेप्टर। तो क्या है जी,
रिसेप्टर के थ्रू कौन कौन से ड्रग है, जैसे रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये H2 ब्लॉकर ड्रग हैं। H2 क्या है, तो एक रिसेप्टर है, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर है हमारी बॉडी में, जो HCl बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिडिक पीएच लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। HCl बनेगा ऑब्वियस, यानी कि एसिडिक पीएच आएगा। तो यहां पर क्या है, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन क्या किया अपना, ये एक मेडिसिन है जी, H2 ब्लॉकर ड्रग इसको हम बोलते हैं। ये जाकर के हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को बाइंड किया, रिसीव किया रिसेप्टर ने, फिर बाइंड किया और उसके बाद उसको कहा कि भैया तुम सप्रेस हो जाओ, इनहिबिट हो जाओ। ना ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ना बॉडी में HCl बनेगा, ना एसिडिटी होगी, ना हमें पेप्टिक अल्सर होगा। एक्चुअली क्या है, ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर में आता है, यानी कि अगर पेट में छाले हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए हम सिमेटिडीन, रैनिटिडीन ड्रग क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। एक तो मैंने ये क्लियर कर दिया। सेकंड क्या है, इनहिबिट गैस, हाँ भाई गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि HCl, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन का मतलब क्या स्टूडेंट, HCl के सेक्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो यहां पर ड्रग ने क्या दिया भाई, रिसेप्टर के थ्रू। ये इन शॉर्ट में अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को, है ना। चलिए नेक्स्ट है थ्रू पंप। पंप मतलब चैनल, आयन चैनल्स, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अलग अलग चैनल्स होते हैं, अपगेटेड चैनल, गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। इन चैनल्स के थ्रू जो आयंस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पंप के थ्रू या चैनल्स के थ्रू उसको भी ड्रग वहां पर भी बाइंड करके क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है। जैसे कि देखिए, ड्रग्स लाइक ओमेप्राजोल, एस्मोमेप्राजोल इनहिबिट प्रोटॉन पंप विच इज फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। जब हम गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट, यानी HCl का सेक्रेशन अपनी बॉडीज के अंदर में जब हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि वहां पर प्रोटॉन पंप क्या करता है, तो ये प्रोटॉन को ले जाता है, यानी कि क्या लेकर के जाता है प्रोटॉन में, तो ये लेकर के जाता है यहां से पोटासियम वगैरह को, और बदले में H को लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, H को लेकर के आता है, और वही H क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है। तो हमने क्या किया, HCl बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सपोज दैट ये स्टमक में कौन है भाई, तो यहाँ पे ऑक्जेंटिक ग्लैंड होते हैं। इस ग्लैंड के अंदर में H को लाने वाला अंदर, और बदले में यहां पर किसी और चीजों को लेकर के जाता है, अपना पोटासियम वगैरह को। तो H है ऑलरेडी यहां पर क्या प्रेजेंट है, Cl, और यहां पर देखिए ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है यहां पर Cl, और बदले में क्या आ गया, प्रोटॉन पंप ने किसको ले आया, H को। अब बताइए ये क्या बना देगा आगे जाकर के, HCl बना देगा क्या, ऑब्वियस। तो यहां पर रोल किसका है, प्रोटॉन पंप का। तो हमने प्रोटॉन पंप को ही क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जी, एक्चुअली वो प्रोटॉन पंप क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। जब अपन ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करूंगा कि कैसे ये चीजें इनहिबिट होती है। तो यहां पर ड्रग ने क्या किया, तो उस पंप को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग। तो ड्रग ने यहां पर क्या किया, तो ड्रग ने यहां पर क्या किया, उस पंप को इनहिबिट कर दिया जो पंप प्रोटॉन को लाने ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, जो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। यहां तक कोई डाउट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आप लोग को फास्ट लग रहा है क्या फार्माकोलॉजी, आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा हम स्लो हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, टॉपिक आपका बहुत, ये सब्जेक्ट बेसिकली बहुत पीछे चल रहा है, तो क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट हुआ ये अपना सब्जेक्ट, तो लेकिन तब भी मैं बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपको तब भी लगता है कि हाँ सर थोड़ा सा और स्लो हो, तो मैं और स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इन चीजों को। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट आते हैं थ्रू एंजाइम। अब क्या है, देखो मैंने क्या बताया, या तो रिसेप्टर के थ्रू या तो किसी पंप के थ्रू, पंप को इनहिबिट करके ड्रग अपना एक्शन दे दिया। यानी ड्रग काम कैसे करेगा ये हमें पढ़ना है। यहां पर कैसे काम करेगा, तो या तो ड्रग ने किसी रिसेप्टर को टारगेट कर लिया, ड्रग ने किसी पंप को टारगेट कर लिया, ड्रग ने अब किसको टारगेट कर रहा है जी, एंजाइम को, क्योंकि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ना, रिएक्शंस को कौन कैटालाइज कर रहा है भाई, तो रिएक्शंस को कैटालाइज तो एंजाइम्स ही कर रहे हैं ना। तो यहां पर एंजाइम्स ही क्या हो जाएंगे, हमने उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया जो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर रहे थे या कैटालाइज कर रहे थे। ना एंजाइम रहेगा ना प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर, और ना प्रोडक्ट बनेगा ना हमें डिसऑर्डर होगा। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, ड्रग्स लाइक एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को क्या कर दिया, इस ड्रग ने इनहिबिट कर दिया। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उससे वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो बीमारी नहीं होगी। आया समझ में। नेक्स्ट है थ्रू आयन चैनल्स, वही चैनल्स के थ्रू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन है, अम्लोडिपिन है, ब्रापामिल है, डिल्टियाजेम है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, पोटासियम चैनल ब्लॉकर है, पोटासियम चैनल ओपनर है, क्लोरीन चैनल ओपनर है, मतलब ऐसे बहुत सारे ड्रग है। यानी अलग अलग आयंस को ब्लॉक करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स आते हैं।
जो बेसिकली आपको ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बाइंड होने वाले ड्रग, या तो ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बाइंड होने वाले ड्रग, इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी हाइप्नोटिक, सेडेटिव, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशंस, ये जो मेडिसिन आप देखेंगे, या तो आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, अंजाइना पैक्टोरिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोलिपिडेमिक हो गया, अरिदमिया हो गया, इन सब में आपको इन आयंस के रोल देखने को मिलेंगे। हाइपोलिपिडेमिक में नहीं देखने को मिलेगा बेटा, सॉरी, वहां पर तो एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें आयंस का रोल होता है, तो जहां पे आयंस का रोल होगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वही न्यूरॉन्स पे सीटालाजोलामाइड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, अलग अलग रिसेप्टर हैं कि एक ये ऑर्गन है, इसमें एक एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है और एक निकोटिनिक रिसेप्टर है। ये दो अलग अलग रिसेप्टर यहाँ पर शो किए गए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। यानी कि हर एक ऑर्गन के पास अपना रिसेप्टर होता है। एसिटाइलकोलिन का अपना है, एड्रिनलिन का अपना है। जैसे एसिटाइलकोलिन का 2 रिसेप्टर है, एक मस्कुरेनिक रिसेप्टर, एक निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कुरेनिक में भी 5 रिसेप्टर हैं, M1, M2, M3, M4, M5। निकोटिनिक में 2 रिसेप्टर हैं, N रिसेप्टर, N-M रिसेप्टर, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें एड्रिनर्जिक का 2 रिसेप्टर, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अल्फा का अल्फा 1, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा का बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर, अलग अलग रिसेप्टर हैं जी। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग अलग रिसेप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि बॉडी में मैंने बताया ना कि हर एक काम जो है किसी न किसी रिसेप्टर के थ्रू हो रही है या किसी न किसी एंजाइम्स के थ्रू हो रही है। तो भैया हमें अगर बीमारी भी होगा तो रिसेप्टर के थ्रू होगा। अगर हमें नींद नहीं आ रही तो हमारा जो रिसेप्टर ब्रेन में है, गाबा रिसेप्टर, वो एक्टिवेट होगा, मतलब डीएक्टिवेट हो गया होगा इनकेस, यानी क्लोरीन की एंट्री नहीं हो रही होगी, उस कारण से हमें नींद नहीं आ रही है। तो हमने क्या कर दिया भाई, तो गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, क्लोरीन की एंट्री हो गई शुरू और हमें नींद आ गई। तो यानी हमारी बॉडी में हर एक काम, चाहे HCl का बनना हो, चाहे फूड का डाइजेशन हो, चाहे एंजाइम का एक्टिवेशन हो, चाहे हमें नींद आना हो, चाहे हमें भूख लगनी हो, प्यास लगना हो, टेम्परेचर बनना हो, हर एक हार्ट बीट का बनना, हार्ट रेट का कम होना, सब कुछ में मोस्टली में किसका रोल है, रिसेप्टर का रोल है। या तो किसका रोल है, किसी न किसी एंजाइम का रोल है। तो अगर रिसेप्टर और एंजाइम ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं तो बताइए बीमारी भी इन्हीं से रिलेटेड होगा और ठीक भी इन्हीं से करेंगे। आया समझ में? जैसे मान के चलो आपको, मान लो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को या मोबाइल को क्या कर रहा है, कंट्रोल में रखा है सारी चीजों को। तो हैकर क्या करेगा, आपको हैक करेगा या सॉफ्टवेयर को हैक करेगा? ऑब्वियस आपके सॉफ्टवेयर को हैक करेगा। आपको हैक करने से क्या मिलेगा भाई, जो सॉफ्टवेयर मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आई होगी, तो सॉल्यूशन भी कैसे मिलेगा, तो उसी सॉफ्टवेयर से मिलेगा। तो वही है, हमारी बॉडी में सॉफ्टवेयर है जी। हमारा जो रिसेप्टर है, हमारी जो एंजाइम्स हैं, ये हमारी बॉडी के सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर भाई सॉफ्टवेयर सही मायने में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सॉफ्टवेयर में वायरस एंटर कर गया तो बताइए क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस डालना पड़ेगा ना। क्या डालना पड़ेगा, एंटीवायरस। एंटीवायरस हम बाहर से लेंगे मेडिसिन और खा लिए, एंटीवायरस हो गया भैया, जो भी सॉफ्टवेयर था अपडेट हो गया। आया समझ में यहां पर? यानी कि अच्छा, अगर रिसेप्टर और एंजाइम हमारा सॉफ्टवेयर है तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, रिसेप्टर और एंजाइम। यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो रिसेप्टर और एंजाइम के कारण ही हुई होगी, क्योंकि तुम ही कंट्रोल कर रहे हो ना। अगर मान के चलो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि भाई माता का पंडाल बना है और पंडाल में आपको बाउंसर का काम करना है, अब कोई एंटर कर गया तो भाई रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा ना, मैं था ना वहां पर ड्यूटी में, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैं होऊंगा। यानी कि मुझे गाली मिलेगी या मुझे सजा मिलेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बॉडी में हर एक काम जो है कोई ना कोई रिसेप्टर या किसी ना किसी एंजाइम के थ्रू होता है। बॉडी में हर एक काम किसी न किसी रिसेप्टर या किसी न किसी एंजाइम के थ्रू होता है। यानी अगर बॉडी में अच्छा काम भी हो रहा है तो रिसेप्टर और एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वाहवाही मिलेगी उनको। और अगर बॉडी में कुछ खराब काम हो रहा है, कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई डिजीज हो रहा है, तो वही रिसेप्टर और वही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी अब उनको पनिशमेंट किसको मिलेगा, रिसेप्टर को। अब पनिशमेंट किसको मिलेगा, एंजाइम को। यानी हम बाहर से ड्रग लेंगे और उस रिसेप्टर पे बाइंड करवाएंगे, बोलेंगे भैया इस रिसेप्टर को ठीक करो। इसके जो दिमाग है ना, अक्ल जो है ना, वो पता नहीं कहां चला गया, गंगा नहाने चला गया है, उसको लेकर के आओ वापस और बोलो कि भैया तुम अपना काम करो। आया समझ में? तो यहां पर इसलिए मैंने बताया कि मोर देन 95% जो ड्रग है स्टूडेंट, वो किसी ना किसी रिसेप्टर या तो एंजाइम को टारगेट करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर में होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब है जो भी हम काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं ये भी हमारी फिजियोलॉजी है, मैं हाथ को मूव कर रहा हूं ये हमारी फिजियोलॉजी है, हमारी हार्ट काम कर रही है, फिजियोलॉजी है, हमारे अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, फिजियोलॉजी, हमारी आईलिड अप एंड डाउन हो रहा है, फिजियोलॉजी है, हम सुन पा रहे हैं, फिजियोलॉजी, सबको तो फिजियोलॉजी ही है ना।
तो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अगर पार्टिसिपेशन किनका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है, रिसेप्टर और एंजाइम की, तो भैया इनसे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर भी अगर हुआ होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिसेप्टर और एंजाइम। इसलिए ड्रग कहां पे जाके बाइंड करेगा, रिसेप्टर और एंजाइम पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको बताइए किस किस को समझ में आ गया समझ में सबको? क्लियर कीजिए, बताइए। अगर आ गया तो यस लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया मुझे, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। क्यों हम रिसेप्टर या एंजाइम को टारगेट कर रहे हैं, मैक्सिमम ड्रग रिसेप्टर या एंजाइम पे क्यों बाइंड कर रहा है, ये समझ में आ गया। बाकी हम फिर बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में आपको रिसेप्टर और एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग चैनल्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू क्या कहते हैं, ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, इसके अलावा क्या, इसके अलावा फिजिकल एक्शन, यानी ड्रग फिजिकल एक्शन के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि एक्शन ऑफ ड्रग कुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो एक्शन है ड्रग का वो अब फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन, अब एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग, देखो बहुत सारे ड्रग हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपना एक्शन देते हैं। उनको कोई रिसेप्टर से मतलब नहीं है, उनको किसी एंजाइम से मतलब नहीं, उनको किसी पंप से मतलब नहीं है, उनको किसी आयन चैनल से मतलब नहीं है, किसी भी चीज से मतलब नहीं है। वो अपना उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे एक सब्सटेंस है जी चारकोल, सब जानते हो चारकोल। चारकोल की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो एब्जॉर्प्शन नेचर का होता है, यानी जिस भी मीडियम में जाएगा उस मीडियम को अब्जॉर्ब कर लेगा, उन चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब देखो होता क्या है, इन केस किसी ने पॉइजन खाया है, यानी किसी ने जहर खा लिया, तो क्या होता है, डॉक्टर पता है क्या करते हैं, यानी सपोज दैट ये स्टमक है, स्टमक में क्या है भाई, तो सपोज दैट ये ब्लू से मैंने बताया कि इन्होंने क्या ले लिया है, पॉइजन। ये आपका क्या है जी, ब्लू से मैंने क्या बताया, पॉइजन, समझना। अब ड्रग ने क्या दे दिया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने दे दिया है चारकोल। क्या दे दिया भाई, चारकोल। चारकोल एंटर करा दिया। अब ये चारकोल क्या करेगा, तो चारकोल इन सारी चीजों को, यानी जो आपने यहां पर चारकोल यूज किया है, अब ये चारकोल पता है क्या करेगा, ये चारकोल जो अंदर गया, अब ये पूरी चीजों को अपने अंदर ले लेगा, यानी अब्जॉर्ब कर लेगा। ये ब्लू वाली जितनी चीजें हैं मैं इसको अब्जॉर्ब करवा रहा हूं चारकोल के अंदर में। अब बताइए बाहर में कुछ बचा क्या, नहीं। अब यहां पर अंदर में क्या बचेगा स्टूडेंट, तो ओनली क्या बचेगा, तो ओनली आपको चारकोल बचेगा। क्लियर हो गया, चारकोल में सारी चीजें क्या हो गई, एंटर हो गई। चारकोल के अंदर सारी चीजें क्या हो गई, एंटर हो गई। अब हम इसको क्या करवाएंगे, तो वॉमिटिंग करवाएंगे, यानी चारकोल हमने दिया, चारकोल अंदर में जो भी स्टमक में जो भी पॉइजन था उसको अब्जॉर्ब कर लिया। अब हम वॉमिटिंग करवाएंगे तो चारकोल के साथ पॉइजन भी क्या हो गया, बाहर। तो बताइए पेशेंट ठीक हो गया ना। अरे पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ भाई, जो भी पॉइजन था उनकी बॉडीज के अंदर में, यानी जो भी उन्होंने जहर ले लिया था वो पॉइजन क्या हो गया, हमने एक चारकोल डाल दिया। चारकोल का अपना नेचर है कि जिस भी मीडियम में वो जाएगा तो चीजों को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। अब वो अब्जॉर्ब कर लिया, अब हमने उसको वॉमिटिंग करवा दिया, यानी एमएसएस ड्रग दे दिया, वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग हुआ तो ड्रग यानी चारकोल बाहर, चारकोल के साथ वो पॉइजनस सब्सटेंस भी बाहर। हो गया क्लियर, कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप कहोगे सर केवल वॉमिटिंग करा सकते हैं क्या, नहीं नहीं करा सकते हैं, केवल वॉमिटिंग कराने से नहीं होगा, सारी चीजें अंदर नहीं होगी। हमें चारकोल दे दिए तो सारी चीजों को वो अब्जॉर्ब कर लिया, अब वो क्या हो गया, बाहर हो गया। और केवल इसी से ठीक हो जाएगा क्या, तो इसी से भी ठीक नहीं होगा, हमें फिर हीमोडायलिसिस कराना होगा, गैस्ट्रिक लवाज कराना होगा, एंटीडोट भी देने होंगे, जो अलग टॉक्सिकोलॉजी में मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा। इन शॉर्ट में अभी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे ड्रग ने यानी कि चारकोल ने अपना एक्शन कैसे दिया भाई, तो चारकोल का अपना प्रॉपर्टी था कि एब्जॉर्प्शन नेचर का होता है, इसलिए पॉइजनिंग के केस में इसको हमने यूज कर लिया। तो ड्रग ने कैसे अपना एक्शन दिया, तो अपनी किसके बेस पर भाई, तो इसने अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर एक्शन दिया। सेकंड एग्जांपल है मास ऑफ द ड्रग, जैसे लैक्सेटिव लाइक इपैसग्लुहाला, यानी ये लैक्सेटिव नेचर के होते हैं, इनके मास के कारण, इनकी मास के कारण ये क्या होता है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी हमारी बॉडीज के अंदर जो जीआईटी से रिलेटेड जो इरिटेंट प्रॉपर्टीज होते हैं उस केस में इस ड्रग को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लैक्सेटिव के रूप में। मास के कारण वो क्या करते हैं, चीजों को स्ट्रेट आउट करा ले जाते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, जैसे आयरन 131, ये आयरन 131 हाइपरथायरॉइडिज्म में यूज होता है, यानी अगर किसी को थायराइड ज्यादा हो गया है, हाइपर हो रखा है, उस केस में हम आयरन 131 दे दिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी। आया समझ में, यानी कुछ ऐसे ड्रग है, मैंने बताया कि मोर देन 95% ड्रग तो रिसेप्टर और एंजाइम को टारगेट करते हैं, लेकिन इसके अलावे भी ड्रग जो है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, जैसे चारकोल एग्जांपल मैंने आपको दिया, आयरन 131 आपको एग्जांपल मैंने दिया, मास ऑफ द ड्रग मैंने दिया। कुछ ड्रग होते हैं जो केमिकल इंटरेक्शंस यानी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण अपना एक्शन देते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटासिड। अब एंटासिड देखिए, अगर एसिडिटी हुई है तो डॉक्टर क्या देता है, एंटासिड। आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, वो बोलते हैं भैया एसिडिटी हुई है तो क्या देता था, एंटासिड। एंटासिड नाम से ही है अगेंस्ट एसिड, दैट इज एंटासिड। एंटासिड का सिंपल मीन्स है अगेंस्ट एसिड, यानी कि एंटासिड।
क्लियर हो गया। तो एंटासिड क्या हुआ डॉक्टर, कब दिया, जब आपको एसिडिटी हुई है। और एंटासिड का अपना केमिकल प्रॉपर्टी है कि जिस भी मीडियम में जाएगा न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, न्यूट्रलाइज में। तो एसिडिक मीडियम से हम न्यूट्रलाइज हो गए तो क्या ठीक हो गए ना, एसिडिटी खत्म हो गई। तो यहां पे ड्रग ने क्या काम कर दिया, तो इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है कि जिस भी मीडियम में आप इसको डालोगे उस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। और हमें बीमारी किस लिए हुई थी, तो हमारी बीमारी हुई थी एसिडिक नेचर, एसिडिटी बढ़ गई थी, एसिडिक पीएच बढ़ गया था। अब एसिडिक पीएच बढ़ गया था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, बेसिक करा दिया हमने मेडिसिन देकर के एंटासिड, तो हमारे क्या हो गई, ठीक हो गई। सोडियम कार्बोनेट वगैरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रग यूज करते हैं। इसके अलावा चिलेटिंग प्रॉपर्टी, बाइंड विद हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग होती है तो उस केस में हम चिलेटिंग देते हैं, ईडीटीए वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण हमें क्या होती है, ये चीजें ठीक होती है। अल्टरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे सल्फोनामाइड इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही इंटरैक्ट करते हैं, इंटरफेयर कर जाते हैं। यानी अगर बैक्टीरिया के अंदर में फॉलिक एसिड बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन अगर हम बात करें, सल्फोनामाइड वहां पे आता है, वो ड्रग क्या करता है जी, तो बैक्टीरिया के अंदर में न्यूक्लिक एसिड यानी प्यूरिन पाइरिमिडीन बनने ही नहीं देता है, यानी फॉलिक एसिड ही नहीं बनने देता। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो आगे जाकर के प्यूरिन पाइरिमिडीन नहीं बनेगा। यानी उसका एक कॉन्सेप्ट है कि वो हमारी बॉडी से पावा लेता है और पावा लेकर के क्या करता है, ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या करता है, आगे जाकर के डाईहाइड्रोटेरिडीन, टेरोइक एसिड के साथ डाईहाइड्रोटेरिडीन बनाता है, टेट्राहाइड्रोटेरिडीन बनाता है। टेट्राहाइड्रोटेरिडीन के बाद वो आगे जाकर के टेरोइक अपना फॉलिक एसिड बनाता है, फॉलिक एसिड के बाद आगे जाके प्यूरिन और पाइरिमिडीन बनते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है एंटीबायोटिक्स में आपको बताऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा यार सर पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूं, ठीक है, रिकॉल करा रहा हूं चीजों को। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को, अगर बी फार्मा अगर आपने कंप्लीट कर रखे हैं और आप फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो। और मैं बताऊंगा भी एंटीबायोटिक्स में इन सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो यहाँ पे ड्रग ने क्या किया, वो फॉलिक एसिड ही नहीं बनने दे रहा, यानी उनके मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, यानी जो रिएक्शन है मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को ही इंटरैक्ट कर रहा है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे ही जाकर के बाइंड कर रहा है। तो यहां पर ये एक क्या हो गया, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करने का रीजन। अब ये तो हो गया जी आपको कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स के बाद मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करते हैं, तो स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि बॉडी में जाकर क्या करेगा। इसके अलावा मैंने बताया कैसे देगा, तो रिसेप्टर के थ्रू, एंजाइम के थ्रू, पंप के थ्रू, आयंस के थ्रू, फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं स्टूडेंट जो मॉडिफाई करते हैं ड्रग के एक्शन को। क्या मॉडिफाई करते हैं, ड्रग के एक्शन को, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ऐसा कुछ फैक्टर अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज एज। अब देखिए इन न्यूबॉर्न, देखो नए बच्चे को कभी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि भैया उनमें बहुत अच्छी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होती है। तो भैया इन न्यूबॉर्न लीवर किडनी आर नॉट फुल्ली डेवलप, ना लीवर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ ना किडनी, और लीवर ही ड्रग को मेटाबोलाइज करता है और किडनी ही ड्रग को बाहर करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये दोनों ऑर्गन न्यूबॉर्न बेबी में अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। तो बताइए नए बच्चे को दवाई देनी चाहिए क्या, मेडिसिन देनी चाहिए क्या, नहीं देनी चाहिए। आया समझ में पॉइंट। तो यहां पर क्या है, एज एक फैक्टर है कि भाई न्यूबॉर्न बेबी में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, वहां पर आपको इंपैक्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो भैया इन न्यूबॉर्न liver and kidney are not fully developed, so the pharmacokinetics and pharmacodynamics of many drugs may be changed, result in altered response. Young formula, अच्छा यंग फॉर्मूला लाइक से डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि भाई न्यूबॉर्न बेबीज के ना लिवर डेवलप बहुत अच्छे से होते हैं, ना किडनी बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, इसलिए उनके अंदर में प्रॉपर फार्माकोकाइनेटिक्स यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन भी नहीं होता है। और जब एडीएम भी नहीं होगा तो फार्माकोडायनेमिक्स अच्छे से नहीं होगा। इसलिए यहां पर एज तो फैक्टर करता है, यानी ज्यादा एज वाले होंगे, यानी जब यंग में आ जाएंगे, चाइल्डहुड के बाद आ जाएंगे, तो ऑब्वियस उनमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, न्यूबॉर्न बेबी में आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक यंग फॉर्मूला है, यानी चाइल्ड डोज से रिलेटेड आपको फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा यंग फॉर्मूला, ये सब अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे। यहां पर भी आपको रिकॉल कराया गया कि यंग फॉर्मूला क्या है, तो चाइल्ड डोज इक्वल टू एज, यानी बच्चे का एज कितना है अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ये फॉर्मूला है। यानी ऐसा नहीं है जी कि हम जो टैबलेट बनाते हैं, जैसे मान लो 500 mg पैरासीटामोल 20 या 18 ईयर्स के पीपल्स के लिए बनता है। इन केस के माने जो अडल्टहुड हो जाते हैं, यानी जो वयस्क हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो गई, उनको पैरासीटामोल का डोज क्या चाहिए भाई, तो उनको पैरासीटामोल चाहिए लगभग
500 mg। तो क्या भाई जो 4 महीने के बच्चे हैं या 1 साल के बच्चे हैं उनको भी 500 mg चाहिए? नहीं, उनको कम चाहिए ना। तो ये डोज कैसे डिसाइड किए जाते हैं? तो अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। बायोफार्मास्यूटिक्स में आपको बताया जाएगा उन फॉर्मूला के बारे में, स्टिक्स वाले पोर्शन में बताया जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड के बारे में डिस्कशन हुआ एज से रिलेटेड, इसलिए चाइल्ड फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई हो गया। तो चाइल्ड फॉर्मूला क्या है? तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं यहां से कि चाइल्ड फॉर्मूला क्या है। तो चाइल्ड फॉर्मूला क्या है? चाइल्ड डोज इक्वल टू एज, यानी जो भी एज है ईयर्स में, अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। ये आपको याद रखना है। क्या है भाई? तो ये आपका चाइल्ड यंग फॉर्मूला है। ये क्या है स्टूडेंट? आपका यंग फॉर्मूला है। तो ये एक हो गया, आपको याद रखना है, साथ में यहां पर ऐड कर दिया गया है। सेकंड है बॉडी वेट। सेकंड फैक्टर क्या है? बॉडी वेट। ऑब्वियस अलग अलग बॉडी वेट अलग अलग ड्रग के डोज को डिपेंड करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो लीन है यानी जो दुबले पतले हैं उसको भी उतना ही डोज दे दो जितना कि हैवी वाले को दे दो, यानी ओबेसिटी वाले को दे दो। तो क्या करा? द नॉर्मल डोज इज कैलकुलेटेड फॉर मीडियम हेल्दी बिल्ट पर्सन, फॉर ओबेज एंड अंडरवेट पर्सन द डोज हैज टू बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। यानी नॉर्मल हेल्दी, यानी कि भाई मान के चलो 6 फीट का इंसान है तो 6 फीट का मैक्सिमम मतलब मिनिमम वेट 70 kg होना चाहिए। आपने सुना होगा ऐसा। तो जो डोज तैयार किया जाता है वो लगभग 70 kg के हिसाब से किया जाता है कि 70 kg का एक मैन है और वुमेन्स में 55 या 60 kg का एक या 50 kg का वुमेन्स है। तो उनके अकॉर्डिंग डोज यानी ऑन एन एवरेज 60 kg 65 kg ऐसे डोज डिसाइड किया जाता है। अब अगर कोई हेल्दी है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो उसको डोज बढ़ाया जाएगा उनके इंडिविजुअली, या कोई बहुत लीन है यानी पतला है तो उसमें भी दिया जाएगा। यानी कि देखिए जो ड्रग का एक्शन है, एक तो वो एज के ऊपर, सेकंड वेट के ऊपर क्या है वेरी कर रहा है, थर्ड है सेक्स के ऊपर। सेक्स मतलब यहां पर है मेल एंड फीमेल, है ना, यानी अलग अलग मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, ऐसा कुछ दिया गया। तो ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट एंड स्मॉलर बॉडी कॉन्फ़िगरेशन द ड्रग रिस्पॉन्स में इन्फ्लुएंस इन वुमेन एंड आल्सो स्पेशल केयर मस्ट टेक व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स। अब देखिए वुमेन्स के कैटेगरी में क्या है भाई कि वुमेन्स की थोड़ी सी इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है ड्रग के, वहां पर अफेक्ट ड्रग ज्यादा शो करता है, इसलिए यहाँ पे केयर करना पड़ता है। खास तौर से जब वो वुमेन्स क्या हो, प्रेग्नेंट हो या तो लैक्टेटिंग हो, यानी मिल्क दे रही होगी अपने बच्चे को, क्या करा रही है, दूध सर्व कर रही है। तो उस दोनों केसेस में हमें मेडिसिन को थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, है ना, यानी यहां पर ड्रग का एक्शंस देखना पड़ेगा कि कब देना है कब नहीं देना। तो यहां पर सेक्स भी हो जाएगा। तो बताइए मॉडिफाइंग एक्शंस में क्या क्या हो गया? तो आपका एज हो गया, वेट हो गया, सेक्स हो गया। कम टू द नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ये वेरी करते हैं कि ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट से दे रहे हो, उस पे भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी करता है। तो क्या है भाई? तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मॉडिफाई द ड्रग रिस्पॉन्स। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या मॉडिफाई करता है स्टूडेंट? तो ड्रग के रिस्पॉन्स को। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ऑरली इज परगेटिव, अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को ओरल रूट से देते हैं तो परगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है जो जीआईटी से रिलेटेड है। बट व्हेन गिवन आईवी इट कॉजेस सीएनएस डिप्रेशन एंड हैज एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी। यानी मैग्नीशियम सल्फेट एक ही ड्रग है, ड्रग एक ही है जी, मैग्नीशियम सल्फेट। ओरल रूट से देते हैं तो परगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, और जब हम इंट्रावेनस रूट से देते हैं तो ये सीएनएस को डिप्रेस करता है और एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी यानी कन्वर्जन को ठीक करता है। तो ड्रग तो एक ही है लेकिन रूट अलग अलग होने के कारण इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेंज हो गया, ये काम करने का तरीका इन्होंने बदल लिए, रूट के ऊपर वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर एक फैक्टर में क्या हो जाएगा कि ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगी। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। खाली पेट ले रहे हो, खाना खाने के बाद ले रहे हो, कब ले रहे हो, सुबह ले रहे हो, दोपहर ले रहे हो, ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करता है? वेरी करता है। ये भी डिसाइड करता है कि ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ड्रग विच प्रोड्यूस नोजिया, वॉमिटिंग एंड इरिटेशन शुड बी टेकन आफ्टर मील। यानी वो ड्रग जो नोजिया, वॉमिटिंग या इरिटेशन कॉज करते हैं इनको खाने के बाद लेना है। मील मतलब क्या होता है? भोजन, भोजन करने के बाद लेना है। सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक ड्रग आर मोर इफेक्टिव एट नाइट एज कंपेयर टू डे टाइम। अगर सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक ड्रग, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक ड्रग का मतलब होता है वो ड्रग जो स्लीपिंग इफेक्ट कॉज करे, यानी वो ड्रग जो नींद लाता है, नींद कॉज करता है, स्लीपिंग इफेक्ट कॉज करता है, तो उस ड्रग को कब लेना है, कब इफेक्ट देता है? नाइट टाइम में ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कंपेयर टू डे टाइम। यानी डे टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन नाइट टाइम में अगर उस ड्रग को आप यूज करोगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो यहां पर देखिए बेसिकली स्टूडेंट हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तो हुआ एज, यानी न्यूबॉर्न बेबी में बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑर्गन डेवलप ही अच्छे से नहीं हुए हैं।
सेकंड बॉडी वेट, अलग अलग इंसान की अलग अलग बॉडी होती है, वेट होती है, लेकिन जो ड्रग बनाया जाता है एक कांस्टेंट वेट के लिए, यानी एक हेल्दी पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। थर्ड मैंने बताया सेक्स, यानी विमेन्स में और मेल्स में बहुत सारी चीजें अंतर होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस होते हैं, साइज ऑफ ऑर्गन्स भी चेंजेस होते हैं, कैपेसिटी चेंजेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो सब भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, यानी कि हम अगर कोई ड्रग को दे रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी का केस तो नहीं है, लैक्टेशन का पीरियड तो नहीं चल रहा है, इन सब चीजों में ड्रग का इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भैया एक रूट से, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट एग्जाम्पल दिया, ओरली जब हम लेते हैं, बाई माउथ लेते हैं तो परगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जब हम इनको इंट्रावेनस देते हैं तो ये सीनेस को डिप्रेस कर रहे हैं और एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी शो करते हैं। आया समझ में? इसके अलावा मैंने बताया टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे, यानी जब इरिटेशन कॉज करने वाला है, नोजिया कॉज करने वाला है, वॉमिटिंग कॉज करने वाला है, तो उस ड्रग को हम खाने के बाद लेंगे। सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग डे टाइम में ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं शो करता है, जब हम नाइट में यूज करते हैं तो अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ये सब क्या हो गया कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की ड्रग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उस पे भी वेरी कर रहा है, उस पे भी डिपेंडेंट है कि किस टाइम पे ड्रग को क्या किया जा रहा है, एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर हैं कुछ, जैसे कि सम इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू मेटाबोलाइज सर्टेन ड्रग बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें जेनेटिक्स होती है जी, कि उनके हर एंसेस्टर में, एंसेस्टर मतलब पूर्वज से ही वो चलते आ रही है, कि वो पार्टिकुलर एंजाइम उनकी बॉडी में है ही नहीं। अब जब वो पार्टिकुलर एंजाइम ही नहीं है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा क्या? नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, जब मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज करता है। इसके अलावा CYP450 एंजाइम, जिसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि CYP3A4 3A5 दो एंजाइम होते हैं जो 50% ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए, CYP2D6 एंजाइम होता है जो 20% ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस किस को याद है? सबको याद था। वहां पर एक और मैंने बताया था CYP3E1, किसके लिए था वो बताइए, किसके लिए था? कमेंट बॉक्स में बताइए। पैरासीटामोल के लिए था, है ना? तो यहां पर क्या है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि किसी किसी में जेनेटिकली वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब जब वो एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है तो क्या ड्रग अपना बहुत अच्छा से एक्शन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वही कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा भाई, मेटाबॉलिज्म पे इंपैक्ट पड़ेगा। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, जैसे कि एग्जांपल है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी इनकी कमी हो जाए, विच मेटाबोलाइज लाइक प्राइमाक्विन वाज रिपोर्टेड कॉजिंग हीमोलाइसिस, जो प्राइमाक्विन को मेटाबोलाइज करता है। तो यहां पर ये एग्जांपल दिया गया कि किसी किसी में कम होता है या नहीं होता है, उस केस में हीमोलाइसिस वगैरह देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आपका हो गया कुछ फैक्टर स्टूडेंट। इसके अलावा है इमोशनल फैक्टर, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो इमोशंस में आ जाते हैं, उस कारण से भी, यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण भी ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं करता है। जैसे देखिए पर्सनालिटी, उसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, याद रखेंगे। तो पर्सनालिटी ऑफ फिजिशियंस प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल रिलीफ, यानी जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंट में ले लेते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होता है वो आपको बिल्कुल अश्योर कर देते हैं कि आप तो ठीक होकर के जाओगे, आप आ गए ना मेरे पास, अब आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, जो भी था भूल जाओ, मैं अब आप हमारे पास आ गए, मैं ठीक कर दूंगा। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं आपके फिजिशियन। एंड हेंस इवन एन इनर्ट मेडिकेशन में हैव बेनिफिशियल इफेक्ट। और इसके अलावा प्लेसिबो इफेक्ट, यानी इमोशनल टच देना, एक होता है ना कि एक टच देना पेशेंट को कि हाँ आप अच्छे जगह पर हो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है अंदर से, हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होती है, लेकिन ये भी आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकते हैं, सॉरी ड्रग एक्शंस को ये भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया आपका प्लेसिबो यानी इमोशनल फैक्टर। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इज एन इंडिविजुअल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग ड्रग डोजेज एज वेल एज अफेक्ट लाइक ड्रग एक्शन। Antibiotics like streptomycin and kanamycin are mainly excreted by kidney, hence dose adjustment required। कहने का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी पहले से वो डिजीज हो रखा है तो हमें चीजें क्लियर हो जाती है कि भैया ये डिजीज होता है तो इसमें ये चीजें हमें करनी है,
ठीक है, ये मेडिसिन खाना है, ये पहले से डिसाइडेड होता है, ऐसे करना है, तो उस केस में भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छा होगा। जैसे होता है ना कि एक बार अगर हो गई, दोबारा वही चीजें हुई तो हम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक बार मुझे मानकर चलो फीवर हुआ, तो अगर डॉक्टर ने लिख दिया पैरासीटामोल, हम सेकंड बार गए पैरासीटामोल, पहले से अवेयर हो गए, पैरासीटामोल लेकर के आ गए, तो उसमें भी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहां पर इंपैक्ट करती है। एडिटिव इफेक्ट, कुछ एडिटिव इफेक्ट है, क्या है भाई, तो व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ 2 और मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। यानी अगर दो ड्रग एक साथ दिए जाते हैं और दोनों ड्रग अपनी प्रॉपर्टीज को इनहांस करता है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को एक साथ में आकर के अच्छा एक्शन देता है। जैसे आपने देखा होगा कि पैरासीटामोल एस्पिरिन के साथ आ रहा है, पैरासीटामोल अपना दूसरे कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं भाई कि वो दोनों साथ में आकर के चीजों को और एडिटिव इफेक्ट्स हो कर ऐड कर रहे हैं चीजों को। यानी पेशेंट को अगर एक मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, पेशेंट एक मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो दो मेडिसिन साथ में आया और उसको और अच्छा इफेक्ट शो कर दिया। ठीक है, तो यहां पर भैया कि एडिटिव इफेक्ट देते, जैसे एफिड्रिन एंड एमिनोफाइलिन, ये दो ड्रग हैं, सो एडिटिव इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा में एफिड्रिन अलग से और एमिनोफाइलिन अलग से पहले यूज होता था, अब दोनों को कंबाइंड एक साथ यूज कर रहे हैं, तो अच्छा इफेक्ट मिला, एड ऑन किया चीजों को, उसके अंदर में और जोड़ा, तो यहां पर एडिटिव इफेक्ट, यानी कि अगर दो मेडिसिन को हम एक साथ यूज करते, सारे मेडिसिन नहीं, अगर कुछ ऐसे मेडिसिन होता है जो सिनर्जिज्म इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि सिनर्जिस्ट इफेक्ट शो करते हैं, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, एड ऑन करते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे मेडिसिन को हम एक साथ लाते हैं। जैसे होता है ना कि हम दो लोग आ गए एक साथ में और एक क्या हो गए, 11 बन गए, ठीक है, और 11 बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्रग भी वैसे ही है कि एक इफेड्रिन है, एक एमाइनोफाइलिन है, दोनों के पास क्या है, तो ब्रोंकोडाइलेशन प्रॉपर्टी है, यानी कि अस्थमा के केस में हम यूज करेंगे, ये ब्रोंकाई को क्या करेगा, डायलेट करेगा। लेकिन दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं, इंडिविजुअल बहुत कम करेगा, दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो और अच्छा इफेक्ट मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। इसके अलावा है सिनर्जिज्म, भाई सिनर्जिज्म का मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहांस करना, बढ़ाना, यानी कि व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड, यानी कि इंक्रीज करना, बाय द अदर दे आर सेड टू बी सिनर्जी। जैसे ए है और बी है, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दिया, यानी कि अलग अलग अगर दोनों ड्रग यूज हो रहे थे तो वो ड्रग में बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं था, बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन दोनों जब साथ में आ गए तो एक दूसरे को बूस्ट अप कर दिया। एडिटिव क्या हुआ, तो दोनों साथ आए, यानी मान के चलो इनके पास 50 mg पोटेंसी, इनके पास 50 mg पोटेंसी, कितनी हो गई, 100 mg पोटेंसी, तो एडिशन हो गया, यहां पर ये एडिटिव इफेक्ट हुआ। सिनर्जिज्म में क्या होता है, इनके पास 50 mg, इनके पास 50 mg, इन्होंने इसको बूस्ट अप करके कितना कर दिया, 75 mg, और इन्होंने इसको बूस्ट अप करके क्या कर दिया, 75 mg, अब इफेक्ट कितना हो गया, 150 mg। आया समझ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म। तो सिनर्जिज्म का मतलब है जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, इंपैक्ट को या इफेक्ट को क्या करे, इंक्रीज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और एडिटिव मतलब है दोनों ऐड होकर के एक जैसा काम कर रहा है और दोनों एक दूसरे को हेल्प किया, बस ऐड होकर के एक जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो एडिटिव इफेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, तो ये कुछ इफेक्ट हैं। इसके अलावा यहां पर एंटागोनिज्म वाला इफेक्ट आ रहा है स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब है अगेंस्ट सिनर्जिज्म, यानी ये अगर एक दूसरे के साथ में आएंगे तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कम करेंगे, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। यानी साथ में अलग अलग अच्छे यूज हो रहे थे, लेकिन जैसे ही साथ में आया ना, ये इसको खत्म कर दिया, इसने इसको खत्म कर दिया, ये है एंटागोनिज्म। क्या कह रहा, द अपोजिट एक्शन ऑफ टू ड्रग ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ठीक है, यानी कि एक ही फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे दो ड्रग है, दो अलग अलग इफेक्ट शो कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म कहलाता है। ठीक है, और इस एंटागोनिज्म के टाइप्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आज वाला जो फार्माकोडायनामिक्स वाला पोर्शन। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको, हाँ इंटरेक्ट होने की बात हो रही है, ऑब्वियस स्टूडेंट मैं आपसे इंटरेक्ट भी होऊंगा, थोड़ा सा चैट भी करूंगा। सिलेबस बहुत पीछे है, इसीलिए थोड़ा सा चीजों को मैं खींच रहा हूं, है ना, और जैसे ही चीजें अगर नॉर्मल होगी तो मैं जरूर आपके साथ सब कुछ चीजें करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग GDC ई ट्यूटर।